जिनको आपने गणमान्य बनाया, सिर आंखों पर बिठाया, जिनकी जिम्मेदारी आज के दौर में सबसे ज्यादा है, वो क्या कर रहे हैं? सोचिएगा, जो लोग घर में रहने का पाठ पढ़ा रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे? सोचिएगा, जब महामारी अपने चरम की तरफ बढ़ रही थी तब गणमान्य हमारे क्या संदेश दे रहे थे? सोचिएगा, इस बेशर्मी के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं? वैसे हमारे देश के नेताओं की बेशर्मी तो जग जाहिर है, लेकिन बेशर्म नेताओं को सिर आंखों पर बैठाने और भरोसे का सौदा आपने भी तो किया है, जिसका नतीजा ये है कि एक तरफ शमशान घाटों पर चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हो रही और दूसरी तरफ भीड़ में रैली जुटाकर हमारे प्रधान सेवक जश्न मना रहे हैं। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में आने के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी और 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सोचिएगा, जिसके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में बेरोजगारों ने मनाया। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में सबसे बड़ा पलायन देखने को मिला। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा दिनों तक शिक्षा के मंदिर बंद रहे। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में लोगों को पीडीएस के सहारे जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ी। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में आंदोलन करते हुए किसानों की मौतों का आंकड़ा सबसे बड़ा है। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में किसानों को आंदोलन करते हुए 5 महीने बीत गए। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में शमशान घाटों में लंबी लंबी कतारें लग गईं। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा महंगाई दर बढ़ गई। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन को बल मिला। सोचिएगा, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी। सोचिएगा कि ऐसे सूरमा को गद्दी पर बिठाने का फैसला इसीलिए लिया था क्या? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि आपके बीच सही और सटीक जानकारी लेकर आएं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आपको वो दिन याद है ना, जब हमारे प्रधान सेवक की दूरदर्शी सोच के बलबूते रात के 8 बजे भाषण देते हुए सिर्फ 4 घंटे से कम का अल्टीमेटम देकर देश को बंद करने का फैसला ले लिया गया था? तब क्या कहा गया था? यही ना कि मेडिकल सिस्टम को सुधारने का मौका मिल जाएगा, लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। आज जब पूरे 1 साल बीत गए और वही महामारी एक बार फिर से लोगों के लिए काल बन गई, हमारे देश का स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से वेंटिलेटर पर चला गया। लोग सिस्टम की लाचारगी के आगे दम तोड़ रहे हैं और देश का प्रधान सेवक सत्ता के लिए बंगाल में भीड़ को जुटा रहा है और उसका जश्न मना रहा है। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। वैसे तमाशा करना अगर किसी से सीखना है तो हमारे प्रधानमंत्री से सीख लीजिएगा। वो किसी तमाशबीन से कम नहीं है। कभी लगा ही नहीं कि देश ने एक प्रधानमंत्री को चुना है। हर समय एक इवेंट मैनेजमेंट के सरताज के तौर पर दिखाई दिए और उन कार्यक्रमों से आई तस्वीरों ने लोगों को अपनी चकाचौंध के आगे उनकी सोचने की क्षमता को भी कुंद कर दिया, क्योंकि इस देश की ज्यादातर आबादी ने ऐसा कभी नहीं देखा है जिसकी मुरीद वो आज भी है। जैसे प्यार में हर कुर्बानी जायज लगती है, वैसा ही हाल देश की जनता का है। प्रधान सेवक से प्यार कर बैठे और सिस्टम के आगे खुद की जान कुर्बान कर बैठे। मैं संजीव गुप्ता, मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, यूरोपियन फोटो एजेंसी मध्य प्रदेश का। 15 अप्रैल को मैं कोविड-19 के फिंडल करने भदभदा विश्राम घाट गया था शाम को 6 बजे। पहले मुझे लगा कि सामान्य सी बात है, कोई एक नॉर्मल सी कवरेज होगी, लेकिन मैंने वहाँ देखा शाम को 6 बजे तो 45 शव एक साथ जल रहे थे। सरकार के दावे हैं 4 के। जब नीचे से समझ में नहीं आता, जब ड्रोन से ऊपर से देखा तो आप गिन सकते हो उसमें 45 शव। जैसे जैसे संख्या टाइम बढ़ता गया, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक स्थिति और भयावह होती गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा। मैंने 1984 का गैस कांड भी कवर किया है, लेकिन इतनी विभीषिका नहीं थी जितनी कल मैंने देखी है। अब इसके लिए कौन दोषी है कौन नहीं, लेकिन बस ये है कि बहुत विकट स्थिति है और लोगों को अपने अपने घर में सेफ रहना चाहिए। जब मैं शूट कर रहा था तो
वहाँ पर विद्युत शब्दाग्रह भी था, तो ऊपर से चिमनी में से वो धुआं निकल रहा था पर। तो एक भाई बहन आए वहाँ से, उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो बच्ची कहने लगी कि अंकल मेरी माँ जा रही है ऊपर भगवान के पास, उसका फ़ोटो खींच लो आप। वो दृश्य ऐसा था, उनकी आवाज़ सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया और यही लगा कि ईश्वर अब जल्दी ख़त्म करो इसको, दया करो पृथ्वी पर बस। ये तो आंखों देखा हाल है जिसकी तस्वीर हमारे और आपके सामने आ गई। ये 16 अप्रैल की तस्वीर है जब दैनिक भास्कर ने छाप दिया कि सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। क्योंकि भोपाल में सिर्फ 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत होने की पुष्टि हुई थी, जबकि भोपाल में शमशान घाट में उस दिन 112 लोगों के शव जलाए गए। एक और तस्वीर सामने आई है, उसकी पड़ताल से पता चलता है कि 8 राज्यों 10 शहरों में 854 लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकारों ने 211 लोगों की मौत की पुष्टि कोरोना से की है। मुंबई में 201 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने सिर्फ 50 लोगों की मौत की पुष्टि की और 151 लोगों की मौत की गिनती नहीं हुई। लखनऊ में 105 लोगों की मौत होती है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 26 लोगों की मौत की पुष्टि की, 79 लोगों की मौत की गिनती नहीं हुई। सूरत में 115 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने 26 लोगों की मौत की पुष्टि की, 39 लोगों की सरकार ने कोई आंकड़ा जारी ही नहीं किया। रायपुर में 107 लोगों की मौत होती है, लेकिन सरकार ने 65 लोगों की मौत की पुष्टि की और 42 लोगों की मौत को शामिल नहीं किया। रांची में 48 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5 लोगों की मौत की पुष्टि कोरोना से की, बाकी बचे 43 लोगों की कोई गिनती नहीं है। पटना में 30 लोगों की मौत होती है, लेकिन सरकार सिर्फ 7 लोगों की मौत की पुष्टि करती है। 23 लोगों को यहां भी सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिलती है। जयपुर में 25 लोगों की मौत सामने आती है, सरकार ने सिर्फ 3 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि की और 22 लोगों की मौत का कोई आंकड़ा दर्ज नहीं किया है। गाजियाबाद में 30 लोगों की मौत होती है, लेकिन कोरोना से एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी शमशान घाट में शवों की कतार देखने को मिली। अहमदाबाद में 81 लोगों की मौत होती है, उसमें से सरकार सिर्फ 25 लोगों की मौत की पुष्टि करती है, जबकि 56 लोगों की मौत का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन मौतों के आंकड़ों को छिपाने से सरकार अपने चाल चरित्र और चेहरे का बचाव कर पाएगी? जिन लोगों ने इस दर्द को सहा है, जिन लोगों ने सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा भुगता है, क्या वो लोग भूल जाएंगे कि हमारी अपनों की जान हमारे सरकारी सिस्टम ने ले ली? ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने का हाल है। देखिए एक दादी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, सांस फूल रहा है, बड़ी मुश्किल में सांस ले पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इनके परिजन परेशान है। अब कहाँ लेके जाएंगे? किसी ने बोला है कि आप जाइए LNJP में, वहाँ पर मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसे इमरजेंसी में ले जाओ। RML से कह रहे हैं LNJP, इन्होंने तो एडमिट ही नहीं किया ना, इन्होंने देखा भी नहीं और देख सकते हैं कैसे दादी बैठी हुई हैं, इनको ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं। कितनी देर पहले लाए थे? सुबह से पड़ी हुई। किसी और हॉस्पिटल में भी ले गए थे क्या? BLK में ले गए थे, नहीं मिला बेड, BLK ले गए, बेड नहीं मिला। उसके बाद 10-15 जगह हमने ट्राई 10-15 अस्पतालों में कोशिश की, कहीं बेड नहीं मिला। ये दिल्ली के अस्पतालों का हाल है, आप देख सकते हैं। ये तो हाल शहरों का है, लेकिन सोचिएगा अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि महामारी ने गांवों तक अपना दायरा बढ़ा दिया है। ऐसे में हालातों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है और उन आंकड़ों पर भरोसा करना भी जिन आंकड़ों को सरकार बता रही है। असल में लोगों की हो रही मौतों की तस्वीर शमशान घाटों पर दिखाई दे रही है। वैसे भी शहरों में जल रही चिताओं की तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में शमशान घाटों पर भी उन लोगों ने अवसर का फायदा उठाया जो लोग दाह संस्कार कराने का काम करते हैं। मतलब ये है कि पैसे हैं तो अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, अगर नहीं है तो अपने नंबर का इंतजार करते रहिए। हम 3 बजे करीब बॉडी लेके आए, उसके बाद यहाँ देखा तो बहुत लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर किसी एक सज्जन से मेरी बात हुई थी, बोले यार जल्दी करा देंगे, थोड़ा खर्च होगा। मैंने ठीक है जो भी है कराइए सारा। फिर उन्होंने सारा अरेंजमेंट फटाफट जल्दी करके 10,000 हमने दिया। वो 10,000 किस बात का दिया था? वही थोड़ा जल्दी आ जाए, अपना टाइम समय के लिए सेविंग है, अपना टाइम का है। नहीं तो अभी जाके देखिए तो कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 लाख अभी भी पड़ी हुई है जिनका कोई नंबर नहीं है। आपका 10,000 रुपए देने के बाद नंबर आ गया? हाँ नंबर आ गया, थोड़ा जल्दी हो गया। वैसे सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन चिताओं से उठता धुआं और शहर के अंधेरी रातों से चिताओं के बीच उजाले की तस्वीरें
पहली बार बहुत से लोग देख रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर सवाल तो आपके मन में भी उठता होगा कि ऐसा कौन सा दौर चल रहा है जहां सरकारी आंकड़ों में सब गुलाबी है, लेकिन शमशान घाटों से उठता धुआं सत्तासीनों के मुंह में कालिक की तरह एक बदनुमा दाग भी है। वैसे सरकारों के गुलाबी पन्नों की हकीकत भी देख लीजिए, शायद ये आंकड़े भी लोगों को डराने लगे। ये तस्वीर 16 अप्रैल की है, जिस दिन 2,33,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई। वैसे हर दिन गुजरने के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में न लोगों को अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं, न वेंटिलेटर मिल रहे हैं, न ही ऑक्सीजन मिल रही है और न ही इलाज मिल रहा है। ऐसे में हाँफती सांसों के टूट जाने का सिलसिला तेज हो गया है। अगर 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच की तस्वीर को देखेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे हमारे बीच लगातार कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। 5 अप्रैल को करीब 1 लाख के आसपास कोरोना मरीजों की संख्या 24 घंटे में सामने आ जाती है, लेकिन 15 अप्रैल तक आते आते कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार चली जाती है। मतलब यह है कि सिर्फ 10 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या डबल हो गई। ऐसा ही आंकड़ा मरने वालों का भी है कि 5 अप्रैल को मरने वालों की संख्या करीब 500 के करीब थी, लेकिन 15 अप्रैल को कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 के पार चली गई, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। बाकी की कहानी ऊपर बता ही चुका हूं। वैसे सोचिएगा, जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या इन आंकड़ों के मुकाबले कम थी, तब हमारे देश के प्रधान सेवक ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया था, जिसकी वजह से हमारे देश ने इकोनॉमी लॉस का सबसे बड़ा खतरा मोल लिया। एक बार फिर से देश उसी तरफ बढ़ रहा है जिसकी चेतावनी राहुल गांधी पहले भी दे चुके थे। अब भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हालात किसी सुनामी से कम नहीं होंगे। Is coming, right? Before the tsunami comes, I'll tell you the story that happened. In Andaman Nicobar, before the tsunami came, the water went out. When the water went out, everybody went to get the fish. When they went to get the fish, the water came in. So the water is going to come. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. सच का सामना तो एक ना एक दिन करना ही होगा। आज नहीं तो कल इनका भी इतिहास लिखा जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे लोगों को मरने के लिए सरकारों ने अपने हाल में छोड़ दिया, कैसे सरकार की बदइंतजामी ने लोगों को महामारी से मार डाला, कैसे सरकार ने सत्ता का स्वाद चखने के लिए लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। क्योंकि हमारे देश का सच ये है कि लोगों ने सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार नहीं चुनी थी, बल्कि देश में हिंदू शहंशाह होंगे या फिर मुस्लिम, इस लड़ाई के लिए सरकार चुनी है। ऐसे में सवाल भी करें तो किससे करें, क्योंकि आज कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सरकारी बेशर्मी के साथ एक पार्टी के मीडिया सेल को संभालने वाला आदमी दिमागी तौर पर कितना पैदल हो गया है, इसका नमूना उसके एक ट्वीट से मिलता है। बीजेपी मीडिया सेल का अगवा अमित मालवीय के इस ट्वीट को देखा है या नहीं? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये आदमी दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुका है और इसके अंदर का इंसान तो कब का मर चुका है, इसकी भनक शायद इसको भी नहीं है। ये बता रहा है कि कैसे जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उन राज्यों में कोरोना संक्रमण कम है और जिन राज्यों में चुनाव नहीं चल रहे हैं उन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके दावे की हकीकत को इन आंकड़ों ने साफ कर दी। इस तस्वीर में 1 जनवरी से 14 अप्रैल के आंकड़े शामिल हैं, जो बताते हैं कि कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है, जो इस ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। इन 5 राज्यों के कोरोना संक्रमण के आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 532%, तमिलनाडु में 159%, केरल में 103% और पुडुचेरी में 165% कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। इन 5 राज्यों में मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक 45% अब ज्यादा मौतें हो रही हैं। फिर भी अगर मौका मिले तो सरकार से पूछिएगा कि पिछले 1 साल में सरकार ने मेडिकल सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया। सरकार ने कोविड फंड के नाम पर जो पैसा वसूला, उस पैसे से सरकार ने अब तक क्या क्या बनाया है जो कोविड संकट काल में लोगों का जीवन बचाने में मदद कर रहा हो। सरकार कौन सी तैयारी की बात कर रही थी? अगर तैयारी थी तो फिर सरकारी व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर कैसे पहुंच गईं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।